अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 को, जिसका नाम है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको उनके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटस शो कर रही होती हैं, बिजनेस का, कंपनी का, कॉरपोरेशन का फाइनेंशियल स्टेटस शो कर रही होती हैं, ठीक है। और ये बता रही होती हैं कि कंपनी कितना अच्छे तरीके से, कितनी सक्सेसफुली अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर रही है, ठीक है। तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है कि एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल पोजीशन की, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही होती है, जो हमें एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस बता रहा होता है कि फाइनेंशियली एक बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फिर उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, बिजनेस कितना प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख रहे होते हैं कि एक पीरियड के दौरान, एक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, उस जो बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, कैश कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में। तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ क्या है, ठीक है, बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बिजनेस के पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन कितनी है, ठीक है, और उसके पास कैपिटल कितना है। तो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही होती है बिजनेस की। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, बिजनेस के प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, अपने जो ऑपरेशंस जो उसने बिजनेस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, कि उसको कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। फिर आती है कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी, बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितने कैश में एक पीरियड के दौरान चेंजेस आ रही हैं। तो ये बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अब हम जो 3 मेन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहली है बैलेंस शीट, जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है, शो कर रही होती है, वर्थ बता रही होती है, साइज, बिजनेस का साइज बता रही होती है, बिजनेस की रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी उस पर ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, कितनी ऑनर्स इक्विटी कितनी है, ठीक है, कितनी कैपिटल है बिजनेस के पास, और बिजनेस जो है उसका को वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये हमें बैलेंस शीट से पता चल रहा होता है। फिर आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है? जो हमें प्रॉफिट और लॉस शो कर रही होती है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इसको हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम रेवेन्यू देख रहे होते हैं कि बिजनेस ने एक गिवन एक पीरियड के दौरान कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने अखराजात हुए हैं, ठीक है। और और उसके बाद जो उस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में कितनी नेट इनकम निकल रही है, ठीक है, जो नेट एक प्रॉफिट होता है वो कितना नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है एक बिजनेस। तो ये हम इनकम स्टेटमेंट में हमें इससे हमें ये पता चलता है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या होता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम कैश का चेंज देख रहे होते हैं, कैश में कितनी चेंजेस आ रही हैं एक पीरियड के दौरान, एक ड्यूरिंग अ डिजाइनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। हम एक कैश में जो चेंजेस आ रही हैं, कैश इनफ्लो हो रही है, ठीक है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, जब रेवेन्यू बिजनेस का जब जनरेट करती है तो उस केस में रेवेन्यू के बदले जो कैश आ रहा होता है, मतलब रेवेन्यू कैश की फॉर्म में आ रहा होता है, तो उस केस में कैश इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, कैश आ रहा होता है। फिर अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस को हम पे कर रहे होते हैं, तो वो पे करने में कैश जा रहा होता है, पे निकल रहा होता है, ठीक है, जा रहा होता है, तो उसमें कैश की आउटफ्लो हो रही होती है। तो ये इसको हम तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, कैश रिलेटेड एक्टिविटीज देख रहे होते हैं।
अब हम आगे इनको वन बाय वन एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में क्या था कि कंपनी की हम फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही होती है बैलेंस शीट। इसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं बैलेंस बिजनेस के, एसेट्स क्या होते हैं रिसोर्सेज, असासात जो बिजनेस ओन कर रहा होता है, जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अब कोई फॉर एग्जांपल कोई कोई बिजनेस ने कोई लैंड परचेज की है, तो वो उसके कंट्रोल में आ गई है, वो उसके अंडर है, ठीक है। वो लैंड, तो वो उसका एसेट है, वो उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और जो एसेट्स होते हैं ये यूज हो रहे होते हैं जनरेट, रेवेन्यू को जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में ये एसेट्स यूज हो रहे होते हैं। अगर हम लैंड की बात करें तो जो कंपनी ने जो लैंड परचेज की है, तो उस लैंड में सारे ऑपरेशंस वगैरह होंगे, ठीक है। फिर ऑपरेशंस के थ्रू सारे आगे सेलिंग होगी, ठीक है। फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो लैंड है वो यूज हो रही होती है रेवेन्यू जनरेट करने में। तो ये इसको हम एसेट्स कंसीडर करेंगे, एसेट्स कहते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस ऑन कर रही होती है, ठीक है। फिर आती है लायबिलिटी। अब हम देखते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी बेसिकली ऑब्लिगेशन होती है, जो बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन जो बिजनेस पे करती है फ्यूचर में, ठीक है। जो बिजनेस की, फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड की बात करें, जो बिजनेस ने जो लैंड परचेज किया था, अब वो लैंड जो परचेज किया था, वो बिजनेस के पास जो एक कैपिटल था वो था 20 लाख, ठीक है। और जो बिजनेस की जो वो जो लैंड था उसकी जो टोटल जो वैल्यू थी वो थी 25 लाख, ठीक है। जबकि बिजनेस के पास जो कैपिटल पड़ा हुआ था वो था 20 लाख। तो उस लैंड को परचेज करने के लिए जो अमाउंट थी वो कम थी, तो बिजनेस ने क्या किया, कहीं से लोन ले लिया, 5 लाख का लोन ले लिया ताकि वो उस लैंड को परचेज कर सकें। तो उस 5 लाख के लोन जो लिया है, ठीक है, वो क्या हो गया, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होगी, ठीक है। ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, जो उसने अब वो 5 लाख आगे फ्यूचर में पे करना है, जो लोन लिया है, उधार लिया है, उसने आगे वो फ्यूचर में पे करना है, ठीक है। तो ये एक लाइबिलिटी होती है जिसको हम डेट भी कहते हैं। डेट क्या होता है, लोन होता है, ठीक है। जो लोन को रिप्रेजेंट कर होता है उसको हम डेट कहते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन होगी जो बिजनेस ने आगे पे करनी है। फिर आगे आ गया ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। ऑनर्स जो इक्विटी है, ठीक है, जो एक कैपिटल इन्वेस्ट किया गया होता है, ठीक है। ऑनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया होता है बिजनेस में, ठीक है, उन्होंने एक कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, शेयर्स परचेज करके। उन्होंने एक कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं और उसके बदले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो उसको वो ऑनर्स वो इक्विटी होती है, इक्विटी जिसको हम जो शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है और उनकी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो अब ये जो जो जितनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, ठीक है, तो एक पूल बन जाता है, पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है, पूल ऑफ कैपिटल जनरेट हो रहा है, कैपिटल आ रहा होता है। तो वो कैपिटल जो आ रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक। वो एक कैपिटल जो वो कैपिटल स्टॉक सारी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, ठीक है। और एक सेकंड इसमें रिटेन अर्निंग्स भी आती हैं। रिटेन अर्निंग्स क्या आती हैं कि क्या होती हैं, बिजनेस ने कोई अब एक साल में फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटिंग पीरियड है, उसके एक बिजनेस की नेट इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। अब नेट इनकम में से उन्होंने अब डिविडेंड पे किए हैं। डिविडेंड क्या होते हैं, जो शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसके अगेंस्ट उनको एक प्रॉफिट मिल रहा होता है, हर साल उनको एक प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में, जिसको हम डिविडेंड कह रहे हैं, जो नेट इनकम में से पे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नेट इनकम में से, ठीक है। तो नेट इनकम में से डिविडेंड को पे करने के बाद भी कुछ जो अमाउंट बच जाती है, जो एक सब कुछ पे करने के बाद, सब कुछ पे करने के बाद, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद नेट इनकम जनरेट होती है, ठीक है। नेट इनकम के बाद हम डिविडेंड पे करते हैं। तो डिविडेंड पे करने के बाद एक प्रॉफिट जो बच जाता है, ठीक है, जो कुछ अमाउंट बच जाती है उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो बिजनेस रिटेन कर लेता है फॉर द नेक्स्ट ईयर, रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं और वो ऑनर्स इक्विटी में आती है, उसका पार्ट होती है, ऑनर इक्विटी का पार्ट होती है। अब ये जो इक्वेशन है, एक एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो ये कहते हैं, तो इसमें है कि जो ये बैलेंस शीट की इक्वेशन है कि जो एसेट साइड का बैलेंस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के बैलेंस के, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड बैलेंस के। तो ये एक पूरी इक्वेशन
तब एक कंप्लीट होती है। जैसे कि हमने एसेट्स की बात की थी, जब हमने एक लैंड परचेज की थी तो उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो क्या थी 25 लाख, तो वो एसेट्स की 25 लाख वैल्यू थी इक्वल टू, तो वो लाइबिलिटी हमने वो 5 लाख हमारे पास जो वो कैपिटल था जो ऑनर्स इक्विटी में आएगा, वो 20 लाख हमारे पास क्या था, हमारे पास कैपिटल था। तो हमने क्या किया, 5 लाख हमने लोन लिया, 5 लाख लोन लिया, तो वो क्या थी लाइबिलिटी। तो वो 5 लाख प्लस 20 ऑनर्स इक्विटी की जो वो कैपिटल जो हमने जहाँ से इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो हमने जिसके थ्रू हमने लैंड परचेज की वो 20 लाख था, तो 20 लाख और 5 लाख इक्वल्स हो गया वो एसेट्स की वैल्यू के जो अमाउंट के जो हमने वो लैंड परचेज किया 25 लाख का। तो ये पूरी इक्वेशन है जिसका बैलेंस होना मस्ट है। अब हम नेक्स्ट में हम बैलेंस शीट की जो मेन कंपोनेंट्स थे उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू जो उनकी जो जो के उनके एग्जांपल्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर हम अब एसेट्स की पहले बात करते हैं तो जो कैश है, ठीक है, कैश ये एसेट होता है बिजनेस का, बिजनेस इसको ऑन कर रहा होता है, और जो कैश जो होता है ये आगे यूज हो रहा होता है रेवेन्यू जनरेट करने में। फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या होती है, जो भी गुड्स वगैरह परचेज किए गए होते हैं रीसेलिंग के लिए, रीसेल के लिए जो गुड्स वगैरह परचेज किए जा रहे होते हैं, तो ये इन्वेंट्री भी एसेट है क्योंकि ये आगे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है, इसकी यूज होती है रेवेन्यू जनरेट करने में। फिर लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी एसेट्स हैं, इक्विपमेंट है, ये भी एसेट्स हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ने कोई गुड्स वगैरह सेल किए कस्टमर्स को, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने बिजनेस ने सेल किए और उससे अभी तक कैश कलेक्ट नहीं किया, तो वो कस्टमर ने कैश पे करना है, तो वो क्या है अकाउंट रिसीवेबल जो बिजनेस वो रिसीव करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। फिर आते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो एक एक्सेसिव कैश होता है बिजनेस के पास, एक एक्सेसिव कैश होता है, एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है जो वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स पे सिक्योरिटीज में आगे उनको उस एक्सेसिव एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्ट कर देते हैं उन शेयर्स पे, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें जहाँ पे डेली बेसिस पे शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है, बाइंग सेलिंग हो रही होती है, तो जो बिजनेस क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं कि जो उनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है, ठीक है, तो वो आगे पैसा जनरेट करने के लिए क्या करती हैं, कैश जनरेट करने के लिए क्या करती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर देती हैं उन 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 शेयर्स पे, वो क्या करती हैं, वो कैश होती है उसको उसको उस शेयर्स पे इन्वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। तो जब उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है तो उन शेयर्स को ट्रेड करके तो वो कैश जनरेट कर लेती हैं, तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं और ये भी एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो और ये जो कुछ जो एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट और कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म वो होते हैं जिनको हम इजीली विद इन 1 ईयर हम जिनको मेच्योर कर लिया जाता है, जिनको लिक्विडेट करके कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट होते हैं, जो कि जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। अब कैश की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म एसेट है, ठीक है, इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल शॉर्ट टर्म एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। लैंड बिल्डिंग जो इक्विपमेंट्स हैं ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज होती हैं, ठीक है। अब आगे आगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में बेसिकली क्या होती है, लाइबिलिटी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उन्होंने फ्यूचर में पे करनी होती है, ठीक है। तो अब अकाउंट्स पेएबल, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंपनी ने सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट बेस पे परचेज किया, उसको कैश नहीं दिया और वो मतलब उधार पे उससे परचेज किया, ठीक है, तो अब फ्यूचर में उसको कैश पे करना है, तो ये अकाउंट्स पेएबल है और ये लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है बिजनेस की कि वो उसको आगे पे करेगा, ठीक है, तो इसको हम अकाउंट्स पेएबल का नाम देते हैं, ठीक है। फिर आगे वेजेस पेएबल, जो वेजेस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस वगैरह पे की जाती हैं, सैलरीज जो पे की जाती हैं, तो ये भी लाइबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस की। टैक्सेस पेएबल, टैक्स वगैरह पे जो किए जाते हैं, तो ये भी ऑब्लिगेशन होती हैं बिजनेस की। फिर नोट्स पेएबल, बिजनेस को पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो उसने कहीं से लोन बोरो कर लिया, ठीक है, बैंक से लोन बोरो कर लिया, ठीक है, तो उस लोन को बोरो तो कर लिया, तो आगे फिर उसको रिपे भी तो करना है फ्यूचर में, तो
उस रीपेमेंट जो आपने करनी है वो आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपकी लाइबिलिटी है, तो इसको हम नोट्स पेबल का नाम देंगे। फिर इसी तरह शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो विद इन 1 ईयर जो आप पे कर दो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वो होती हैं जो कि विद मोर देन 1 ईयर आप जो टाइम लेती हैं पे होने में, ठीक है। रीपे जो आप करते हो, लाइबिलिटी रीपे होने में, लाइबिलिटी पे होने में जो मोर देन 1 ईयर जो लेती हैं, तो वो हम उनको लॉन्ग टर्म कंसिडर करते हैं। अब आगे आती है इक्विटी। इक्विटी क्या है? ऑनर्स की इक्विटी, जो उन्होंने ऑनर शेयर होल्डर्स ने जो एक इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस में, ठीक है। और उस डिफरेंट ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, कैपिटल जनरेट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक कहते हैं, कैपिटल स्टॉक का नाम देते हैं, जो कि पार्ट है ऑनर इक्विटी का, ठीक है। और फिर रिटेन अर्निंग्स, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं कि आपने बिजनेस में जो नेट इनकम के बाद डिविडेंड पे वगैरह पे करने के बाद, डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद जो एंड में एक प्रॉफिट बच जाता है, तो उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो बिजनेस रिटेन कर लेता है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। अब नेक्स्ट आगे हैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमें रूल्स बताते हैं, जो जिनको हमने फॉलो करके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना होता है। और अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन रूल्स के, उन स्टैंडर्ड्स के, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वो प्रिंसिपल्स देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, जो पहला जो है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये एक प्रिंसिपल है, कहता है कि इसने बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया है। ये कहते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी है, एक होता है ऑनर, एक होता है बिजनेस, ठीक है। तो जो बिजनेस है और ये ऑनर है, ये डिफरेंट है। बेशक ऑनर अपने, एक ऑनर बिजनेस को ऑन कर रहा है, लेकिन बिजनेस और ऑनर ये अलग है, एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ये इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द, जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं ऑनर की, ये सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। इनको आपस में मिक्स अप नहीं करना। बिजनेस एक्टिविटीज़ को आपने अलग से रिकॉर्ड करना है, उसमें जो ऑनर के जो पर्सनल अफेयर्स हैं, जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको उसमें इंक्लूड नहीं करना। अगर आपने इंक्लूड कर दिया, उसको मिक्सअप कर दिया, तो जो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करें वो क्लियर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऑनर के जो पर्सनल बैंक बैलेंस है, पर्सनल उसके घर हैं, ठीक है, उसके लैंड वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो उसको सेपरेट रखना है बिजनेस के बैंक बैलेंस से, ठीक है, बिजनेस के लैंड वगैरह से, बिल्डिंग वगैरह से। तो इन सब इनको आप इसमें मिक्सअप नहीं करना, बल्कि ये सेपरेट रहने चाहिए, ताकि हमें एक वो एक जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो एक क्लियर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हो, ठीक है, कोई उसमें कोई मिस गाइडेंस ना हो रही हो, ठीक है। तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी हमें बताता है। फिर आता है कि एसेट्स के प्रिंसिपल जो हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं कि आपने जो एसेट्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो इनकी रिकॉर्डिंग है वो किस बेस पे होने चाहिए। तो ये जो 4 प्रिंसिपल बताते हैं कि आपने अपने जो बैलेंस शीट है उनको आपने इनके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। पहला आता है कि कॉस्ट प्रिंसिपल्स। ये कहते हैं कि जो आपने रिकॉर्डिंग करनी है एसेट्स की, जब जो आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में, जब आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आप रिकॉर्ड करोगे, तो जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया था, जिस प्राइस पे जो एसेट्स को एक्वायर किया था, तो आपने उसी प्राइस पे, उस कॉस्ट प्राइस पे आपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपने मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपने जो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिस प्राइस पे वो एक्वायर हुए थे, जिस प्राइस पे वो परचेज किए गए थे, तो उस प्राइस पे आपने अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब जो इस कॉस्ट प्रिंसिपल को आगे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, 3 डिफरेंट और एजम्पशंस ली गई जो इस प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रही हैं। अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इस कॉस्ट प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है और कहता है कि
आप जब भी कोई एक ऑनर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो इस इंटेंशन के साथ बिजनेस को रन करता है कि मैं उसको फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम लेके चलूंगा बिजनेस को, ठीक है। मैं उसकी ये इंटेंशन नहीं होती कि मैं कुछ अर्से बाद उसको वाइंड अप कर दूंगा। ये किसी भी बिजनेसमैन की इंटेंशन नहीं होती, बल्कि उसकी इंटेंशन होती है कि वो उसको कैरी फॉरवर्ड लेके चलेगा फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब उसको इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम लेके चलेगा, उसको उसको वाइंड अप नहीं करने उसको इंटेंशन नहीं होती। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आपकी इंटेंशन नहीं होती कि आपने उसको वाइंड अप करना है, जब आपकी इंटेंशन वाइंड अप करना नहीं है, तो फिर आप उसको मार्केट प्राइस पे क्यों लिखोगे, उसको रिकॉर्ड मार्केट प्राइस पे क्यों करोगे। तो आप जब इंटेंशन ही नहीं है वाइंड अप करना, तो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना ये कोई मतलब ये वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो आपने जो एसेट्स हैं उनको उसकी कॉस्ट प्रिंसिपल, जो हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है उस पे ही रिकॉर्ड करना है। ये हमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है। फिर एक जो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है ये भी सपोर्ट कर रही है कॉस्ट प्रिंसिपल के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको कॉस्ट प्रिंसिपल जो है जो अजम्पशन है उसको कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। ये कहती है कि जब आप अपने एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे जो एक्वायरिंग प्राइस है उस पे आप जब उसको रिकॉर्ड करोगे, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस एग्जिस्ट करेगा, एक फैक्चुअल एविडेंस एग्जिस्ट करेगा उस टाइम पे, ठीक है। ठीक है, जब भी आप अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट प्राइस पे, हिस्टोरिकल प्राइस में जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो आपके पास एक एविडेंस होगा अपने एसेट को जस्टिफाई करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वाउचर। एक जो जिस प्राइस वाउचर में जो जब आप परचेज करते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपको एक वाउचर एक मिलता है, ठीक है। वाउचर आपको जो सेलर होता है वो आपको वाउचर देता है, जो एक इनवॉइस होती है जिसमें वो एक प्राइस वगैरह लिखी होती है। तो वो जो वाउचर होगा वो उस एसेट को जस्टिफाई करेगा जब आप एसेट को हिस्टोरिकल प्राइस में लिखोगे। तो कोई अब अगर कोई एक्सटर्नल यूज़र या कोई एक्सटर्नल पार्टी आपके एसेट्स को वेरीफाई करना चाहे, तो वो इजीली उस एविडेंस को चेक करके, उस वाउचर को, उस प्रूफ को चेक करके उस एसेट को वेरीफाई कर सकता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट एविडेंस आ जाएगा, ठीक है, और वो बाइसनेस नहीं रहेगी, ठीक है। वो एक अनबाइस्ड एविडेंस होगा, ठीक है। आप उसको उसी प्राइस पे लिख रहे होगे जिस प्राइस पे वो परचेज किया गया होगा। फिर लास्ट स्टेबल डॉलर असम्पशन है, वो कहते हैं कि आप अज्यूम करो कि जो जो भी आप मॉनेटरी यूनिट्स है जिस पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस यूनिट्स में बना रहे हो, ठीक है, चाहे वो डॉलर हैं या पाकिस्तानी रुपीस हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप एज्यूम करो कि जो जो मॉनेटरी जो भी फॉर एग्जाम्पल डॉलर है, तो उसकी वैल्यू स्टेबल रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं आई, कोई डिफ्लेशन नहीं आई, ठीक है। मतलब वो स्टेबल रही है। आपने इस चीज़ को एज्यूम करना है कि वो जो डॉलर की जो वैल्यू थी वो स्टेबल रही है, ठीक है। और ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लैंड परचेज की थी 5 साल पहले, तो वो 5 लाख की थी, और आज आप उसी तरह की लैंड परचेज करो तो वो 25 लाख की है। तो आपने क्या करना है, जो एसेट है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है कि आपने वो जो 5 लाख था और ये 25 लाख था, इन दोनों को मिक्स करके, मतलब इन दोनों को प्लस करके आपने उसकी वैल्यू, मतलब 25 लाख और 5 लाख क्या 30 लाख बने, तो आपने उस एसेट की वैल्यू 30 लाख लिख देनी है, 30 लाख लिख देनी है। तो ये स्टेबल डॉलर असम्पशन हमें ये कहती है। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट एक्सेप्शन के। फिर ये कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस पे आप अपने बैलेंस शीट के जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको आप मार्केट प्राइस पे लिख सकते हो। जैसे कि हम मार्क टू मार्केट फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के लिए कहते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो उनको आप मार्केट प्राइस पर लिख सकते हो, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो आप जो सिक्योरिटी एक्सचेंज में जो डेली जो ट्रेडिंग हो रही होती है, शेयर्स की जो बाइंग सेलिंग हो रही होती है, तो वो वहाँ पे जो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, तो उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप उनको मार्केट प्राइस पे लिख सकते हो, क्योंकि अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे डेली बेसिस पे ट्रेडिंग हो रही होती है और डेली बेसिस पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो वो फ्लोटिंग हो रही होती है प्राइसेस की। तो ये कहता है कि जब आप अपने बैलेंस शीट पे अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को रिकॉर्ड करने लगो, तो जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उस दिन जो मार्केट
में जो उस मार्केटेबल सिक्योरिटी, उस शेयर की जो प्राइस चल रही होगी, तो आपने अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को उस प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम इस केस में हम उनको मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आता है नेट रिलायबल वैल्यू, जो कि अकाउंट रिसीवेबल के लिए है कि आपने जो अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो जब आपने अपनी जो सेल्स की होती हैं वो क्रेडिट बेसिस पे की होती हैं, आपने मतलब कैश कलेक्ट नहीं किया होता, बल्कि आपने कैश कलेक्ट करना होता है कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर्स ने आपको पे करना होता है, तो इनको हम अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए ये प्रिंसिपल है कि आपने अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। जब आपको वो कैश रियलाइज हो जाए, तब उसको आपने उस वैल्यू में, जो कैश आपको रियलाइज होगा, तो आपने वो वैल्यू आपने रिकॉर्ड करनी है अकाउंट रिसीवेबल्स की, ठीक है। क्योंकि चांसेस होते हैं डिफॉल्ट के, बैड डेट्स मतलब जो कस्टमर्स है वो आपको पूरी अमाउंट पे ना कर पाए, तो वो एक बैड डेट्स के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को जो वैल्यू आपको रियलाइज होगी उस पर आपने उसको रिकॉर्ड करना है। फिर आता है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। ये इन्वेंट्री के लिए है कि जो इन्वेंट्री क्या होती है, जो आपने परचेज की होती है फॉर रीसेलिंग पर्पस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपने अपनी इन्वेंट्री को उस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जो कि लोअर होगी। लोअर किस में से, जिस प्राइस पे वो जिस प्राइस पे वो परचेज की गई है, कॉस्ट प्राइस मतलब जो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट प्राइस है, और एक होती है मार्केट प्राइस, जो मार्केट में जो उस इन्वेंट्री की प्राइस चल रही होगी। तो इन दोनों में से जिसकी प्राइस लोअर होगी उस पे आपने अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी जो कि हमें बताती हैं कि हमने कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम अपने एसेट्स को मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हमें प्रॉफिट और लॉस शो कर रही होती है, बिजनेस कितना प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें हमें बिजनेस जो ऑपरेशन करके जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, उस रेवेन्यू के हमें इस स्टेटमेंट से हमें रेवेन्यू का पता चल रहा होता है कि रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, कि बिजनेस का रेवेन्यू एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उसके एक्सपेंसेस कितने आए हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, जो उसके एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, और फिर उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक परफॉर्मेंस क्या रही है कंपनी की, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। तो ये हमें इनकम स्टेटमेंट बता रही होती है। अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम। रेवेन्यू क्या होता है, जो सेल्स हो रही होती हैं, ठीक है, तो उसके बदले जो कैश आ रहा होता है, तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंसेस, जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, उस सेल्स को, प्रोडक्ट्स को सेल करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, और उस प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसको बनाने में जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, तो वो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेट इनकम, जो एक नेट इनकम आती है आपकी, उस रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया उसको आप एक्सपेंसेस में से माइनस करते हो, एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू से माइनस करते हो, तो आपके पास नेट इनकम आती है। सारे एक्सपेंसेस आपने माइनस करके आपके पास एक नेट इनकम आएगी, टैक्सेस वगैरह पे करके आपके पास एक प्रॉफिट आएगा। तो वो बेसिकली कंपनी का, बिजनेस का प्रॉफिट शो कर रहा होता है कि बिजनेस ने एक साल के अंदर इतना प्रॉफिट अर्न किया है। अब जो इनकम स्टेटमेंट है ये कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर रही होती है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, और क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये इस तरह के आंसर्स, इस तरह के क्वेश्चंस को इनकम स्टेटमेंट आंसर कर रही होती है। अब नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या होता है कि हम कैश रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं कि एक साल में या एक पीरियड के दौरान के कितना कैश में चेंजेस आएंगे, बिजनेस के जो कितनी कैश है उसमें कितनी चेंजेस आएंगे, कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू जब बिजनेस में जब रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो रेवेन्यू के बदले कैश आ रहा होता है, ठीक है। तो वो कैश जब आता है, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, सेल्स के बदले एक रेवेन्यू आ रहा होता है, रेवेन्यू सेल्स के बदले एक कैश आ रहा होता है, ठीक है, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो बिजनेस में वो कैश आ रहा है, तो वो कैश इनफ्लो हो रहा है। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं हम, ठीक है,
तो जब एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं तो वो बिजनेस में से कैश जा रहा होता है, कैश आउटफ्लो हो रहा होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता चलती हैं, कैश रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें अब 3 तरह की जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको देखते हैं, जो कि है पहली है ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटी, कि इसमें है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, उन ऑपरेशंस के थ्रू जो कैश जनरेट हो रहा है, ठीक है, सेलिंग जो हो रही है, गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जो कैश जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फिर सेकंड है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कि कोई एसेट परचेज कर लिया तो उसमें कैश यूज़ हुआ है, कैश उसमें इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। फिर कोई आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई एक लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट परचेज किया हुआ था, कोई इक्विपमेंट परचेज किया हुआ था जो कि आपका काम का नहीं था, तो आपने उसको आगे सेल कर दिया तो उस फिक्स्ड एसेट को सेल करने में जो आपने वो जो एक कैश आया है, ठीक है, सेल में, तो वो आपकी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड आता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बिजनेस को कोई कैश की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, तो कैश शॉर्टेज हो गया, ठीक है, बिजनेस में उसकी कैश को की ज़रूरत पड़ गई है, तो अब बिजनेस ने कहीं से बोरोइंग कर ली, लोन बोरो कर लिया, ठीक है, लोन ले लिया बैंक से, लोन ले लिया, तो वो एक बोरोइंग के थ्रू एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रही है कि बोरोइंग के थ्रू आपके पास कैश आ रहा है, या फिर आपने अपने शेयर्स वगैरह को इशू कर दिया, जो एक कंपनी के शेयर्स हैं उनको इशू करके आपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टर ने फिर आपके शेयर्स वगैरह परचेज करके आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो वो शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टिंग कैश आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैश, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग में बेसिकली एक डेट फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। डेट फाइनेंसिंग जो हम लोन वगैरह बोरो करके हम कैश जनरेट कर होते हैं, और इक्विटी फाइनेंसिंग जो हम शेयर्स वगैरह इशू करके जो हम कैश जनरेट कर होते हैं, इसको हम कहते हैं कैश फ्रॉम, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कैश जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली क्या होता है कि जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है, कोई एक ऑनर जिसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, कोई एक ऑनर जिसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसमें से एक सिंगल ऑनर होता है, वो एक बिजनेस जो रन कर रहा होता है वो एक सिंगल पर्सन रन कर रहा होता है, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो बेसिकली जो बिजनेस होता है वो 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स के दरमियान, मतलब वो जो मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर होते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं जो मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। फिर आती है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन वो होती है, एक एंटिटी होती है, ठीक है, एक लीगल एंटिटी, जो एक सेपरेट एंटिटी होती है जिसमें डिफरेंट ऑनर्स होते हैं, ज़्यादा 20 या 20 से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं जो एक कॉरपोरेशन के तौर पे एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑनर्स जो होते हैं और बिजनेस जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है ऑनर्स, ठीक है, ऑनर से। ऑनर की जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं वो सेपरेट हैं और बिजनेस की एक्टिविटीज़ से, ठीक है, ये दोनों सेपरेट हैं, बिजनेस एंटिटी सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है, तो ये कॉरपोरेशन है, ठीक है। और कॉरपोरेशन हमेशा जो होती हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, रजिस्टर्ड होती हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर रजिस्टर्ड